अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जॉफ्री चौसर को डिस्कस करना है। जॉफ्री चौसर वाज बोर्न इन 1340। 1340 मींस एग्जैक्ट नहीं है। 1341 भी हो सकता है, 1339 भी हो सकता है, 1342 भी हो सकता है, लेकिन अराउंड इसका एज जो है 1340 में उसकी बर्थ हो जाती है एंड 1400 में उसकी डेथ होती है। तो तकरीबन उसका जो एज है 60 ईयर है। अब इस 60 ईयर्स ऑफ एज को हम 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। 30 ईयर्स, इनिशियल 30 ईयर्स 30 साल, जिसमें उसकी बचपन, यूथ और अर्ली मैनहुड आता है, उस जिसमें वो फ्रेंच उस पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इस अर्ली 30 ईयर्स में। सेकेंड पीरियड्स में नेक्स्ट 15 ईयर्स, जहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एज अ डेवलपमेंट एंड मैन ऑफ द अफेयर, और यहाँ पर उस पर इटालियन इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस से शिफ्ट होता है इटालियन इन्फ्लुएंस पर। जो लास्ट 15 ईयर्स हैं वो चौसर के जो रिचेस्ट डेवलपमेंट थी, जो उसने इंग्लैंड में अपने होम में ही गुजारे थे, इंग्लैंड में ही गुजारे थे वहाँ पर, जो यहाँ पर उसने जो ज़बरदस्त जो लिटरेरी काम किया हुआ था कैंटरबरी टेल में, वो जो था, जो लास्ट 15 ईयर है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दौर था उसके, और उसने इस दौर में बहुत ज़्यादा काम, मतलब जो सबसे अहम काम था वो किया हुआ था, वो था कैंटरबरी टेल। तो डिस्कस करते हैं उसकी लाइफ को। तो सबसे पहले अगर हम चौसर की ज़िंदगी फर्स्ट पीरियड को देख लेते हैं, तो उसने क्या किया था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ द फर्स्ट पीरियड यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, जो मैंने बताया कि फर्स्ट पीरियड कौन सा है, जो इनिशियली उसके जो 30 ईयर्स हैं, जो इनिशियली जो उसके 30 ईयर्स है, उसको हम फर्स्ट पीरियड में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जो उसने स्पेंड किए हुए थे लंदन में ऑन द थेमस स्ट्रीट। लंदन में कहाँ पर, थेमस स्ट्रीट पर उसने अपना बचपन गुजारा हुआ था, नियर द रिवर, यहाँ पर जो साथ में नज़दीक जो था रिवर था। चौसर के बारे में एक बात आप लोगों को याद करनी चाहिए कि चौसर जो था वो बहुत ही ज़्यादा वो रेशियस रीडर था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर था, कीन ऑब्जर्वर था। उसने रीडिंग की थी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था और ऑब्ज़र्व करता था हर एक चीज़ को, और यही वजह थी कि आप चाहे इंग्लिश लिटरेचर में किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को उठा लें, उसके ज़िंदगी में आपको एक चीज़ ज़रूर इन सबकी लाइफ में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, जो सब में कॉमन है, रीडिंग। बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे। हर ग्रेटेस्ट मैन, उसने बहुत ज़्यादा वो ऑब्जर्वर, दे वर द ग्रेट ऑब्जर्वर्स एंड दे वर द ग्रेट रीडर्स। तो यही रीडिंग है, यही एक टेक्निक है, यही एक राज है हर एक बंदे का जो कामयाब था। उनके पीछे जो चीज़ थी वो ये थी कि उनका रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। तो इनिशियली जो बचपन में उसने लंदन में थेमस स्ट्रीट रिवर के करीब उसने गुजारा था, जहाँ पर उसने जो कॉमर्स की दुनिया थी, जो लगातार मतलब वहाँ पर जो शिप्स आते थे और ट्रेड हो रहा था, उसको आते जाते हुए वो देखता था, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता। वहाँ पर उसने अपनी जो डेली मामलात थे, जिसमें सब कुछ होता था, उसको ऑब्ज़र्व करता था, और इसी वजह से उसका जो एक सेंस था वो डेवलप हो रहा था। उसकी एजुकेशंस के बारे में ज़्यादा तो हमें नहीं पता, बट हमें ये ज़रूर पता है कि अभी मैंने बताया ना कि वो एक ग्रेट रीडर था, और उसका जो बाप था वो वाइन मर्चेंट था। उसका जो फादर था, यहाँ पर मैं लिख लूँ कि वो वाइन मर्चेंट था, वो वाइन मर्चेंट था। अब यहाँ पर वाइन मर्चेंट, अब वाइन जो है वो तो डेफिनेटली बात है कि वो जो अमीर लोग होते हैं, जो रॉयल क्लास के लोग होते हैं, वो पीते हैं, गरीब लोग तो वाइन पी नहीं सकते। तो इसके बाप के जो ताल्लुकात थे, जो कनेक्शंस थी, जो एफिलिएशंस थी, वो अपर क्लास के साथ थी, रॉयल हाउस होल्ड के साथ थी, और इसी वजह से इस बुनियाद पर ये जो कोइंसिडेंट था, उसकी वजह से चौसर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो भी रॉयल फैमिली के साथ अर्ली एजेस में हुआ था, और वो एक ख़ास किस्म का एक पर्सन बन गया था रॉयल हाउस होल्ड में। इनिशियल अर्ली एज में ही वॉज मेड पेश टू द प्रिंसेस एलिज़ाबेथ, जो एडवर्ड द थर्ड की जो उसकी थी। तो यहाँ पर वेरी अर्ली एज से चौसर का इंट्रोडक्शन हुआ था रॉयल फैमिली के साथ, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज कनेक्शन विद द ब्रिलियंट कोर्ट, which in the next 40 years under 3 kings he was to know so intimately. So at 19 he went with the king on one of the many expedition of 100 year of war,
and here he saw chivalry of all the peasantry of medievals war at the height। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चौसर इतना इम्पॉर्टेंट बन गया था, एक इतना इम्पॉर्टेंट मैन बन गया था किंग्स के लिए। एक तो वो किंग्स के साथ गया हुआ था जंग पर, जब वापस आया दूसरे दफ़ा जब वो गया तो उसको अरेस्ट किया गया फ्रांस के लोगों ने। और इसकी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौसर के बदले उन्होंने रैंसम अमाउंट पे की थी, किंग ने रैंसम अमाउंट दी थी और चौसर को छुड़वा के लाया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौसर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन टू देम, टू द रॉयल हाउस होल्ड। और सर जॉन ऑफ गाउंट जो एडवर्ड III का बेटा था, उसके साथ खास करके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात जो थे वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ थी, सर जॉन ऑफ गाउंट की जो वाइफ थी, उसकी सिस्टर वाइफ बनी थी। उसने उसके चौसर के साथ शादी की थी, तो उसके साथ यूँ कह सकते हैं कि फैमिली रिलेशंस भी बन गया हुआ था। तो चौसर जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन था फॉर देम, और रैंसम मनी भी उन्होंने पेड की थी चौसर को छुड़वाने के लिए। और ये सब कुछ हुआ था इनिशियल दौर में। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि अर्ली ये सारे एक्सपीरियंस वो ले रहा था, कभी वॉर पर जाता तो कभी एक जगह से तो कभी दूसरी जगह, रॉयल फैमिली में था, तो उसकी जो डेवलपमेंटल जो स्टेज थी वो हो रही थी। एंड ड्यूरिंग वहाँ पर इसी फर्स्ट पीरियड में ही मैरिड अ मेड ऑफ ऑनर टू द क्वीन। दिस वाज प्रोबेबली फिलिपिया रॉयट द सिस्टर, मतलब जो जिसकी शादी जो हुई थी उसके वाइफ का नाम था फिलिपा रॉयट। इसकी चौसर के वाइफ का नाम था फिलिपा रॉयट, जो सिस्टर थी, सिस्टर टू द वाइफ ऑफ सर जॉन ऑफ गाउंट। अगर हम यहाँ पर लिख लें उसका नाम जॉन ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। अब जॉन ऑफ गाउंट जो था वो किंग का बेटा था, किंग सन्स था, जिससे आगे हम डिस्कस करेंगे। जो हाउस ऑफ जो दो वार हुए थे बिटवीन लंकास्टर एंड यॉर्क। तो जॉन ऑफ गाउंट की जो फैमिली थी वो लंकास्टर्स में आती है। तो यहाँ पर जॉन ऑफ गाउंट के साथ इसकी एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा थी, और इसकी वाइफ की सिस्टर के साथ जिसको फिलिपा रॉयट कहा जाता था, उसके साथ चौसर की शादी हुई थी। तो जॉन ऑफ गाउंट उस टाइम फेमस ड्यूक ऑफ लंकास्टर था। एंड हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी शादी को लेते हैं, चौसर की शादी को लेते हैं, तो हम क्लियरली तो नहीं कह सकते हैं कि इसकी शादी वॉज नॉट अ हैप्पी वन, लेकिन उसके पोएम से लगता है कि उसकी जो शादी थी वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट थी, वो खुश नहीं था अपनी शादी से। लेकिन ये बात कंफर्म या फिर ये फैक्चुअल ये बात नहीं, ये व्यूज़ है चौसर के बारे में। चौसर के बारे में ऐसा क्लियर कोई एविडेंस नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि वो अपनी बीवी से खुश नहीं था। लेकिन फ्रॉम द पोएम्स क्रिटिक्स ने ये आइडिया लगाया था कि उनकी जो शादी थी वो खुश नहीं थी, दे वर नॉट हैप्पी विद देयर मैरिज। तो ये उनका फर्स्ट पीरियड था। सेकंड पीरियड को अगर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सेकंड पीरियड जो नेक्स्ट 15 जहाँ पर उस पर इटालियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है। द नेक्स्ट 15 ईयर्स जो आते हैं चौसर के लाइफ के। सो इन 1370 चौसर वाज सेंट ऑन अ फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन that were to occupy the greater part of the next 15 year। वहाँ पर अब ये एज ए डिप्लोमेट उसने काम किया था, डिप्लोमेटिक की तरह, डिप्लोमेटिक मिशंस पर वो जाता, क्योंकि चौसर जो था वो अब एक डिप्लोमेट बन चुका था, एक मैन ऑफ अफेयर्स था। तो ये तकरीबन 15 ईयर्स तक उसने ये काम किया था एज ए डिप्लोमेट। और उसका जो 2 ईयर्स लेटर ही मेड हिज फर्स्ट विजिट टू इटली। वहाँ पर इटली गया एंड टू अरेंज अ कमर्शियल ट्रीटी विद जेनवा। एंड फ्रॉम द टाइम वहाँ से उसकी जो डेवलपमेंट थी वो शुरू हो गई, खास करके जो लिटरेरी पावर उसका था, जो लिटरेरी पावर की उसकी डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होती है। और द लिटरेरी डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होती है। एंड द प्रोमिनेंस ऑफ द इटालियन लिटरेरी इन्फ्लुएंस उस पर आता है। और इसी दौरान ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द
बिटवीन हिज डिफरेंट मिशंस उसने क्या किया था कि क्योंकि वो ही फील्ड वेरियस ऑफिस एट होम चीफ ऑफ विच यू नो कमटोर यू नो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये कंट्रोलर कंट्रोलर का जो ऑफिस था ये भी उसके पास था, जो बहुत ही कंट्रोलर ऑफ द कस्टम का ये ऑफिस उसके पास था, कस्टम्स का, एट द पोर्ट ऑफ द लंदन। और वहाँ पर उसके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पर्सनल लेबर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो काम करता था, जिसकी वजह से चौसर जो था अपने पोइट्री को, अपने लिटरेरी करियर को ज़्यादा इस दौर फोकस नहीं दे सकता। हम चौसर के बारे में ये नहीं कह सकते कि ही वॉज़ अ फुल टाइम पोइट, रादर ही वॉज़ अ पार्ट टाइम पोइट। वो पहले उसके जो काम थे, ही वॉज़ अ मैन ऑफ अफेयर, ही वॉज़ नॉट जस्ट अ पोइट, ही वॉज़ अ मैन ऑफ अफेयर, ही वॉज़ इन्वॉल्व इन मैनी political activity. He was involved in many current affairs. He was holding the different offices. He was working for the government. He was working for the kings. He was not just a poet to sit and to write the poetry. इस तरह से नहीं था कि तो हम चौसर के बारे में कभी भी ये नहीं कह सकते कि he was a full time जो poet, full time poet अभी भी तकरीबन 150 साल we should go 150 year ahead। यहाँ पर फिर हम एडविन स्पेंसर की बात करेंगे तो वो फुल टाइम पोइट आता है। यहाँ पर जो चौसर है वो पार्ट टाइम पोइट था। तो ये जो ये जो सेकंड पीरियड था, इसमें उस पर इटालियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर वो डांटे तो इससे पहले आया था, लेकिन इसने इटालियन इन्फ्लुएंस में डांटे को भी पढ़ा था, बोकाशियो से भी इम्प्रेस था, और पेट्रार्क से भी इसने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस ली थी। तो ये दौर जो था उसकी लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम था। जो फिर बाद में उसका जो ग्रेटेस्ट मैग्नम ऑपस था कैंटरबरी टेल, उसमें हमें उसका इन्फ्लुएंस, इस इटालियन दौर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से उसके जो थॉट्स है और उसके जो थॉट्स शेप हुए थे इटालियन इन्फ्लुएंस के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के काबिल है ये दौर चौसर का। चौसर का जो थर्ड पीरियड है, जिसको हम जो लास्ट पीरियड भी कह सकते हैं उसकी लाइफ का, तकरीबन ये भी 15 ईयर्स था। अब ये जो थर्ड था, यहाँ पर उसने क्या किया था, क्योंकि सर जॉन ऑफ गाउंड के साथ था। अब जॉन ऑफ गाउंड सन ऑफ द एडवर्ड द थर्ड का था। अब यहाँ पर जो किंग था रिचर्ड द सेकंड आया था, जो ग्रैंड सन था किंग एडवर्ड द थर्ड का। तो अंकल था जॉन ऑफ गाउंड, अंकल था किंग रिचर्ड द सेकंड का। जो जॉन ऑफ गाउंड यही चाहता था कि थ्रोन उसके पास जाए, लेकिन रिचर्ड द सेकंड आया। और तो वहाँ पर उनके दरमियान जो टेंशन्स थी, जो पॉलिटिकली रिवाइवल थी, जो एक जेलेसी थी दोनों के दरमियान, किंग रिचर्ड द सेकंड और जॉन ऑफ गाउंड के दरमियान, वो खासी अच्छी नहीं थी। तो जॉन ऑफ गाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको कन्फिस्केट कर दिया गया था बाय रिचर्ड द सेकंड ने। और इसकी वजह से जो बुरा टाइम कह सकते हैं हम चौसर पर भी आया था, क्योंकि चौसर की जो एफिलिएशंस थी वो जॉन ऑफ गाउंड के साथ थी। तो ऑब्वियसली अगर जॉन ऑफ गाउंड पर अप्स एंड डाउन्स आते तो इसके साथ जो करियर था चौसर का भी, पॉलिटिकल करियर, वो भी इफेक्ट होता था। तो ये 14th सेंचुरी की जो पॉलिटिक्स जो थी वो हॉनेस्ट मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन बिजनेस हम कह सकते हैं, क्योंकि चौसर नेचुरली जो था वो जॉन ऑफ गाउंड के साथ था, और उसके जो फार्चून था वो डिपेंडेंट था जॉन ऑफ गाउंड पर, कि अगर जॉन ऑफ गाउंड का जो फार्चून था अगर वो रोज करता, तो इफ़ द फार्चून ऑफ द जॉन ऑफ गाउंड रोज और फेल, अल्टीमेटली द फार्चून ऑफ द चौसर विल राइज और फेल। तो ये इस तरह से होता। सो दोज ऑफ हिज जो लीडर के साथ जिसकी एफिलिएशन होती उसका करियर भी उसके साथ ही अटैच होता। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस टाइम अंटिल हिज डेथ ही इज़ अप्स एंड डाउन्स ऑन द पॉलिटिकल लेडर। एंड हम कह सकते हैं कि उसके जो पैसे थे या उसका जो गुड प्रॉस्पेक्ट्स था वो ऐसा था कि आज उसके पास बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टुडे ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड टुमारो ही वाज अ पॉवर्टी स्ट्रिकन मैन जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये लास्ट दौर था, उसमें उसने जो सबसे अहम काम जो किया था, जिसकी वजह से उसको फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता था, जिसने उसमें मैग्नम ओपस क्रिएट किया हुआ था, जिसको हम कैंटरबरी टेल्स के नाम से जानते हैं। और ये लिटरेचर में इंतहाई अहम
वर्क था, लिटरेचर का इंतहाई एक अहम वर्क था जो उसने प्रोड्यूस किया था, और इसको अभी तक हम पढ़ते भी हैं और इस पर हम एनालिसिस, डिफरेंट क्रिटिक्स के एनालिसिस भी आते हैं। इसमें उसने सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन सोसाइटी को उसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, उसने करेक्टर्स को हमारे वो करेक्टर हमारे सामने लेकर आया था और फिर रीडर्स को छोड़ दिया था कि अब ये करेक्टर्स हैं, अब आप लोग खुद जजमेंट दो। अगर आपके नज़रों में ये जो करेक्टर्स मैंने प्रेजेंट किए हैं, अगर ये ठीक है, इनकी जो एक्शंस हैं, इनकी जो कन्वर्सेशन है, अगर ये ठीक है, अप टू द स्टैंडर्ड है, तो भी ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप खुद क्रिटिसाइज़ करो। चौसर वॉज नॉट द पर्सन हु क्रिटिसाइज समवन, रादर ही ब्रॉड ही उसने क्या किया था कि उसने ही ब्रिंग्स द करेक्टर बिफोर आवर आइज एंड लेट अस लेट अस डिसाइड। उसने हमें ये बात हम पर छोड़ दी थी कि हम डिसाइड करें कि ये जो करेक्टर था ये ठीक था या नहीं था। एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर भी इसको इसने इंट्रोड्यूस किया था अपने काम में, ह्यूमरस था, एंड थ्रू द ह्यूमरस वे ही सैटराइज द सोसाइटी। तो इसी वजह से जो सीरियसनेस थी नहीं था चौसर में, जिसकी वजह से मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि चौसर जो था वो ग्रेटेस्ट क्लासिकल, मतलब जो क्लासिकल राइटर्स थे जो ग्रेटेस्ट, उसमें उसका शुमार नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाई सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन ये तो सिर्फ मैथ्यू आर्नल्ड की एक व्यू थी। अल्दो चौसर जो था वो उसको हम मॉडर्न पोइट कह सकते हैं, क्योंकि चौसर ने जो सबसे अहम काम जो किया था उसने लोकल लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसको कहा जाता था, उसमें वर्निक्यूलर लैंग्वेज में उसने सारी अपनी राइटिंग या अपनी लिटरेरी करियर का आगाज़ किया था, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, या इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जा सकता है, जो भी आप इसको कहो। तो हम इसके लिटरेरी करियर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो it will be a very helpful video lecture, the next lecture that we are going to record it, क्योंकि उसमें हमने इसके 3 फेजेस करस्पॉन्डिंगली इसके एज के तरह जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। इस तरह से उसका जो लिटरेरी करियर है, द फर्स्ट वन वी हैव अ फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर हमने उसके फ्रेंच वर्क को हमने डिस्कस करना है, जो वहाँ से फ्रेंच मॉडल से वो इन्फ्लुएंस हुआ था। देन कम द इटालियन इन्फ्लुएंस एंड देन कम द इंग्लिश वर्क जो उसने लिखा हुआ था। और जो वन बाय वन हम इस पर कमेंट्री करेंगे, जिस तरह से चौसर ने सोसाइटी में जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे उसको ब्रेक डाउन किया होता, एक नई पर्सपेक्टिव दी थी, एक नई थीम्स दिए थे, एक नई थिंकिंग पैटर्न लोगों को दिया हुआ था। इसलिए कह सकते हैं कि चौसर के बाद तकरीबन 150 साल तक कोई एक ग्रेटेस्ट पोइट नहीं आया, क्योंकि चौसर जो था अपनी एज से आगे जा रहा था। उसने जो काम किया था वो अपनी एज से वो एडवांस में उसने किया हुआ था। और तकरीबन एडविन स्पेंसर और चौसर के दरमियान 150 ईयर्स का टाइम गुजर जाता है, लेकिन तब तक ये इंग्लैंड इसमें एक खालीपन रहता है, क्योंकि चौसर ने अपने टाइम से पहले वो सब कुछ अचीव किया था, जो फिर इंग्लैंड को उस हला को पूरा करने में तकरीबन 150 साल लगे थे। उसके बाद फिर एडविन स्पेंसर आता है, और अब चौसर इस किस्म का इंसान था जो हिस्ट्री, वो जो पास्ट को पढ़ लेता था, लेकिन वो फ्यूचर को फोकस करता, पास्ट को वो पढ़ लेता, प्रेजेंट पर फोकस करता और फ्यूचर के लिए पुरुमीद रहता। तो हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे स्पेंसर के साथ भी, और चौसर के बारे में हमने और भी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़नी है, उसके और भी बहुत सारे हमने एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करनी है अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।